हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए क्लास में। आज के वीडियो में बात करेंगे एमजेसी एमआईसी थर्ड हिस्ट्री यूनिट 2 के बारे में। इसके पिछले वीडियो में यूनिट 1 को कंप्लीट किए थे, इस वीडियो में यूनिट 2 को देखेंगे। तो यूनिट 2 में मेनली हमें कुल 4 टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन है देखिए, पहला आर्यों के मूल निवास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वैदिक संस्कृति, जिसके अंतर्गत पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल के बारे में। उसके बाद तीसरा है वैदिक धर्म एवं दर्शन, और चौथा है महाकाव्य, रामायण तथा महाभारत। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर को देखते हैं, आर्यों के मूल निवास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत। तो आर्यों के क्या है, तो चलिए देखते हैं आर्यों के मूल निवास से संबंधित सिद्धांत। तो आर्यों के मूल निवास से संबंधित सिद्धांत का अर्थ है कि इस विषय में उन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाएगा जो यह बताते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो इस सिद्धांत से हमें क्या पता चलेगा, इस सिद्धांत से हमें यही पता चलेगा, यह जानकारी मिलेगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, वे कहाँ से आए थे। इसी बात की जानकारी के लिए यह सिद्धांत है। तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में मुख्यतः 4 सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कितने सिद्धांत प्रस्तावित है? 4 सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत क्या है देखिए, पहला है सप्त सिंधु सिद्धांत। क्या है? सप्त सिंधु सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान भारत के पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में था। उसके बाद दूसरा है मध्य एशियाई सिद्धांत। अब मध्य एशियाई सिद्धांत क्या है? तो मैक्स मुलर द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया यानी कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि था। ये था यूरोपियन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप में था और वहां से वे धीरे धीरे भारत आए। उसके बाद है तिब्बतियन सिद्धांत। तिब्बतियन सिद्धांत क्या है? कुछ विद्वानों के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत में था। कहाँ था? तिब्बत में था। इस प्रकार आप लोग को पता चल गया होगा कि आर्यों के मूल निवास से संबंधित 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला कौन है? सप्त सिंधु सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान भारत के पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में था। उसके बाद है मध्य एशिया सिद्धांत। मैक्स मुलर द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। तो सब सिंधु के अनुसार पंजाब और उसके आसपास क्षेत्र, और इसके अनुसार कौन सा है निवास स्थान? मध्य एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि था। और यूरोपियन सिद्धांत के अनुसार क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप में था और वहां से वे धीरे धीरे भारत आने लगे। तिब्बतियन सिद्धांत, कुछ विद्वानों के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत में था। इन सिद्धांतों का अध्ययन ऐतिहासिक, भाषाई और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किया जाता है। वैदिक संस्कृति। अब वैदिक संस्कृति क्या है? वैदिक संस्कृति पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल के साहित्य, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति को मुख्यतः 2 कालों में विभाजित किया जाता है और दोनों कालों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। तो पहले पूर्व वैदिक काल को देखते हैं। पूर्व वैदिक काल इसका साहित्य, इस काल का प्रमुख साहित्य ऋग्वेद है, जो सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवी देवताओं की स्तुति, यज्ञों का वर्णन और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा का विवरण मिलता है। अब देखिए पूर्व वैदिक काल का कालखंड का अगर बात कर दें तो इसका कालखंड क्या है? 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व से, ईस्वी पूर्व से कब तक था पूर्व वैदिक काल का काल? 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो ये याद रखिएगा, पूर्व वैदिक काल का पीरियड कब से कब तक था? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। सामाजिक स्थिति। अब उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो पूर्व वैदिक काल में समाज का आधार कुल और ग्राम था। समाज में मुख्यतः कृषक और युद्धवीर वर्ग थे। महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त था और उन्हें शिक्षा का अधिकार था। आर्थिक स्थिति। अब पूर्व वैदिक काल की आर्थिक स्थिति क्या थी? तो पूर्व वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की बात करें तो मुख्य आजीविका कृषि थी। मुख्य आजीविका क्या थी? कृषि थी, और गौ पालन का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वस्त्र उत्पादन और धातु का प्रयोग आरंभिक अवस्था में था। अब बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की धार्मिक स्थिति की। तो प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, वायु, अग्नि और इंद्र की पूजा की जाती थी पूर्व वैदिक काल में। अब है यज्ञ प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान थे।
यज्ञ प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान थे जिनका आयोजन कृषि और पुरोहित करते थे। राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक व्यवस्था सरल थी, मुख्यतः जन और ग्राम के प्रमुख राजा होते थे। राजा को जन द्वारा चुना जाता था और उसका मुख्य कर्तव्य जनता की रक्षा करना था। तो यही सब था पूर्व वैदिक काल में। अब आता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का सबसे पहले अगर इसका पीरियड देखें तो इसका पीरियड था 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 BC से 600 BC। ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था उत्तर वैदिक काल का काल। तो साहित्य की बात करें उत्तर वैदिक काल के, तो इस काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का संकलन हुआ। और पूर्व वैदिक काल में केवल किसका हुआ? ऋग्वेद का। और इसमें जो 3 गो वेद बचा ना, उसका जो है संकलन हुआ, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई। इस साहित्य में धार्मिक विचारधाराओं के साथ साथ दार्शनिक चिंतन को भी महत्व मिला। सामाजिक स्थिति। अब उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो समाज में वर्ण समाज में वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई। उसके बाद परिवार पितृसत्तात्मक हो गया और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हो गई। तो पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और उत्तर वैदिक काल में आते थे क्या हो गया? पितृसत्तात्मक हो गया, यानी कि पुरुष प्रधान हो गया, जिससे जो है स्त्रियों की स्थिति में क्या हो गया? गिरावट आ गया। जाति और वर्ग भेदभाव की शुरुआत इसी काल में हुई। तो जाति जो अभी जो चल रहा है ना, जाति वर्ग में भेदभाव, उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत इसी काल से हुई थी, उत्तर वैदिक काल से। आर्थिक स्थिति की बात करें, कृषि में विकास हुआ और लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ, जिससे समाज में वैश्य वर्ग का उभार हुआ। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में ये सब हो रहा था। हस्तशिला और उद्योगों का भी विकास हुआ। क्या हुआ? हस्तशिल्प और उद्योगों का भी विकास हुआ। कब? उत्तर वैदिक काल में हस्तशिल्प और क्या है? उद्योगों का भी विकास हुआ। धार्मिक स्थिति। अब उत्तर वैदिक काल के धार्मिक स्थिति की बात करें, यज्ञों का महत्व बढ़ा और उन्हें बहुत ही जटिल रूप में संपन्न किया जाने लगा। देवताओं की पूजा के साथ साथ आत्म, ब्रह्मा और मोक्ष के दार्शनिक विचार भी सामने आए। कर्मकांडों में वृद्धि हुई और पुरोहित वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। कर्मकांड में वृद्धि हुआ, जिसके कारण पुरोहित वर्ग का प्रभाव क्या हो गया? बढ़ गया। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति की। तो राजनीतिक स्थिति में राजतंत्र की स्थापना हुई और राजाओं की शक्ति बढ़ी। बड़े बड़े राजाओं का गठन हुआ और युद्ध की घटनाओं में वृद्धि हुई। राज्य की सीमाओं का विस्तार किया गया और राजाओं ने साम्राज्य की स्थापना की कोशिशें की। इन दोनों कालों में समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन आए, वे आगे चलकर भारतीय सभ्यता के आधारभूत ढांचे का निर्माण किया। बौद्धिक धर्म। अब बात करते हैं वैदिक धर्म एवं दर्शन। तो वैदिक धर्म और दर्शन भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का मूल आधार है। तो वैदिक धर्म एवं दर्शन क्या है? वैदिक धर्म और दर्शन भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का मूल आधार है। ये प्राचीन काल के लोगों के धार्मिक और दार्शनिक विचारों को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। वैदिक दर्शन। अब क्या है? वैदिक मार्ग। वैदिक धर्म उस धर्म को कहते हैं। अच्छा, वैदिक धर्म है ये। यहाँ पे कुछ लाइटिंग इशू है, लाइट के कारण नहीं दिख रहा। तो वैदिक धर्म की बात करें तो वैदिक धर्म उस धार्मिक परंपरा का वर्णन करता है जो वैदिक साहित्य में निहित है। वैदिक धर्म मुख्य रूप से प्रकृति पूजा पर आधारित था, जहाँ विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों और तत्वों को देवताओं के रूप में पूजा जाता है। अब यहाँ उस वैदिक धर्म के प्रमुख देवता की बात करें तो वैदिक धर्म में प्रमुख देवताओं में पहला इंद्र, वर्षा और युद्ध के देवता। दूसरा अग्नि के देवता, यज्ञों के मध्यस्थ। तीसरा देवता सूर्य के देवता सूर्य देवता। चौथा वायु के देवता। पांचवा वरुण, समुद्र और नैतिकता के देवता आदि देवता शामिल थे। तो कौन कौन से मुख्य देवता थे? इंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, वरुण आदि मुख्य देवता थे वैदिक धर्म में। यज्ञ और अनुष्ठान की बात करें, यज्ञ वैदिक धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो यज्ञ जो है वैदिक धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये देवताओं को प्रसन्न करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते थे। तो यज्ञ क्यों किए जाते? देवताओं को खुश करने के लिए और मनोकामना पूरी करने के लिए
किए जाते थे। यज्ञों में अग्नि का विशेष स्थान था, जिसे देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था। रीत और धर्म। वैदिक धर्म में रीत का विचार महत्वपूर्ण था, जो कि ब्राह्मणीय व्यवस्था और नैतिकता का प्रतीक था। धर्म का अर्थ था कर्तव्य और नैतिकता, जिसका पालन सभी को करना आवश्यक था। वैदिक दर्शन। वैदिक धर्म हो गया। वैदिक दर्शन की बात करें, वैदिक दर्शन वैदिक ग्रंथों में निहित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। यह दर्शन बाद में उपनिषदों में और अधिक विकसित हुआ, जहां अधिक गहन और जटिल दार्शनिक प्रश्नों पर विचार किया गया। उपनिषदों का दर्शन। अब उपनिषदों का दर्शन की बात करें तो उपनिषदों को वैदिक दर्शन का उच्चतम रूप माना जाता है। तो उपनिषद को क्या माना जाता है? वैदिक दर्शन का उच्चतम रूप माना जाता है। यहाँ प्रमुख विचारधाराओं जैसे कि ब्रह्मा यानी कि सर्वोच्च वास्तविकता विचारधाराओं, यहाँ प्रमुख विचारधाराओं जैसे कि ब्रह्मा, आत्मा और मोक्ष का विकास हुआ। ब्रह्मा और आत्मा क्या है? तो वैदिक दर्शन में ब्रह्मा को असीम, अनंत और सर्वव्यापी वास्तविकता माना गया है, और आत्मा को प्रत्येक जीव का शाश्वत और अमर तथा उपनिषदों में यह कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, और यह ज्ञान प्राप्त करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कौन सा ज्ञान प्राप्त करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है? ब्रह्मा और आत्मा के ज्ञान प्राप्ति से। अब है कर्म और पुनर्जन्म। कर्म और पुनर्जन्म क्या है? तो वैदिक दर्शन में कर्म के सिद्धांत पर जो जोर दिया गया है। तो वैदिक दर्शन में कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया गया है, जहाँ व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसका पुनर्जन्म होता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। योग और साधना। और योग और साधना की बात करें, वैदिक दर्शन में आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग और साधना को महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान, तपस्या और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के सत्य को जान सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वैदिक धर्म और दर्शन ने आगे चलकर क्या है? वैदिक धर्म और दर्शन ने आगे चलकर हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों, योग और भक्ति परंपराओं का आधार तैयार किया और भारतीय दर्शन को समृद्ध बनाया। महाकाव्य, रामायण तथा महाभारत। अब आते हैं महाकाव्य, रामायण तथा महाभारत पे। रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जो न केवल धार्मिक ग्रंथों के रूप में प्रतिष्ठित हैं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, समाज और नैतिकता पर आधारित भी है। अब रामायण का बात करते हैं। तो रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है। तो रामायण क्या है? महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जो भगवान श्री राम के जीवन और उनके धर्म युद्ध का वर्णन करता है। इसमें कुल 24,000 श्लोक है, और यह 7 कांडों, पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड में विभाजित है। उसके बाद बात करते हैं महाभारत की। तो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध पर केंद्रित है। तो अब सवाल ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। रामायण में कुल कितने श्लोक है? तो 24,000। महाभारत में कुल कितने श्लोक है? तो लगभग 1,00,000। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है, यह रामायण कितने कांडों में विभाजित था? तो रामायण 7 कांडों में विभाजित था। और महाभारत किस पे केंद्रित था? ये कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध पर केंद्रित था। तो यही था यूनिट 2 MJC MIC MDC थर्ड हिस्ट्री का। तो जिनका भी थर्ड सेमेस्टर में MJC MIC या MDC में हिस्ट्री होगा, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो यूनिट 2 कंप्लीट हुआ। अब इसके अगले वीडियो में यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे। यूनिट 3 में तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो उसका लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।